दोस्तों, मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने इस छोटे इस चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, इससे पहले हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं, आपको पता है यूपीएसआई दरोगा के लिए। और इससे पहले मैंने संपूर्ण जो अध्याय हैं, मैं उन 23 अध्यायों के बारे में बता चुका हूँ। आज से हम एक एक धारा को, जो सभी धाराओं को नहीं पढ़ेंगे, पहले ही बात याद रखिएगा, एक धारा को, जो धाराएँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है, समझेंगे। और एक सबसे बड़ी शिकायत आप लोगों से ये है कि आप लोग न तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, न ही वीडियो को शेयर करते हैं। देखिए, ये सारी मेहनत केवल हम आपके लिए किए हैं, ठीक है, और मैं स्वयं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप इतना याद रखिए कि सबसे पहला काम अभी करिए कि सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी के अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे लोगों को ही शेयर कीजिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो उन्हें ही शेयर करिए। चलिए, अच्छा, शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो अवश्य शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से अब स्टार्ट होगा आज से हमारा संपूर्ण जो धाराएं हैं वो। तो पहला होता है धारा नंबर 1, लिखा है कि शीर्षक भारतीय दंड एवं संहिता संपूर्ण भारत में लागू होगी। मतलब जो शीर्षक है, शीर्षक वाला आईपीसी 1860 जो है, ठीक है, 1860, वह संपूर्ण भारत में लागू होगी। तो संपूर्ण भारत का मतलब क्या है? संपूर्ण भारत का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने लिखा है पहली बात कि देखिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली है। संपूर्ण भारत का अंतर्गत क्या होता है? संपूर्ण भारत का अंतर्गत होता है, यहाँ पर मैंने दिया है, संपूर्ण भारत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। संपूर्ण भारत के अंतर्गत भारत का संपूर्ण स्थल क्षेत्र, स्थल का मतलब होता है जो हमारा भूमि है, ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल है, स्थल भूमि वाला, ठीक है, जल क्षेत्र वह भी, और स्थल क्षेत्र के ऊपर आसमान, यह इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। क्या क्या हमने बात किया? संपूर्ण स्थल क्षेत्र यानी भारत की जितना जमीन है, भूमि है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है शायद, ठीक है, और जल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र के ऊपर, यानी जैसे यूपी के ऊपर जितना आसमान है, या एमपी के ऊपर आसमान है, या पूरे भारत के ऊपर जितना आसमान आता है ना, ऊपर आसमान, उस आसमान पर भी क्या लागू होगा? आईपीसी लागू होगा। आए बात समझ में? यानी अगर कोई, यही कारण होता है ना कि कोई भी विमान वगैरह होता है जो उड़ने की इजाज़त होती है, वो उस देश से मांगी जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसका वह कानून लागू होता है, इसलिए, ठीक है। तो ये तीनों, स्थल, जल और आसमान, स्थल क्षेत्र के ऊपर आसमान पे आईपीसी क्या होगी? लागू होगी, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट पहले बता दिया कि 9 अगस्त को जो हमारा अनुच्छेद 370 हटा था, आपको पता ही है, और 31 अक्टूबर को उसे लागू किया गया था, ठीक है। तो संपूर्ण कश्मीर में भी लागू हुआ है, लेकिन इससे पहले कश्मीर में यह इंपॉर्टेंट है, रणबीर पीनल कोड लागू था। मैंने कल बताया था आपको वीडियो में, आपको याद होगा कि जो हमारे आईपीसी जो है वह कुल 11 भारतीय क्षेत्र सहित ब्रिटिश राज्यों में, ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में लागू हुआ था, जिसमें मैंने 8 का नाम आपको स्वयं बताया था। भारत, पाकिस्तान था, श्रीलंका था, श्रीलंका था, और सिंगापुर था, ब्रुनेई था, और उसके बाद फिर मलेशिया था, ठीक है, म्यांमार था। तो वो जो प्रमुख क्षेत्र थे यानी संपूर्ण भारत में, तो उसमें जब भारत में लागू था तो भारत में कश्मीर को छोड़कर था। क्यों? क्योंकि कश्मीर 370 की वजह से अपना स्पेशल कोड अपना रखता था, अलग रखता था, इसलिए वहाँ पर रणबीर पीनल कोड लागू होता था। रणबीर वहाँ के एक शासक थे, ठीक है, उनके नाम से था। आई बात समझ में? जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो कोई भी होता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ है आईपीसी, ठीक है, तो आईपीसी में ये जो आई है, इसका मतलब इंडिया से है। किससे है? इंडिया से है, ठीक है। और क्यों? जो देश रहेगा तो जो आईपीसी या दंड संहिता उसी देश के नाम से होगी। जैसे अगर बांग्लादेश में है तो उसको लिखेंगे बीपीसी, यानी क्या? बांग्लादेश पीनल कोड, ठीक है। उसी तरह अगर मलेशिया में होगा तो एमपीसी, ठीक है। इसी तरह उन देशों के अनुसार रहेगा, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा, अब तो हमने बता दिया आपको, याद रखिएगा कि 9 अगस्त से पूरे भारत में, इससे पहले पूरे भारत में नहीं था, जम्मू कश्मीर में को छोड़कर, तो जम्मू कश्मीर में भी अब लागू हो गया है, क्योंकि वहाँ से भी धारा अनुच्छेद 370 जो है वो क्या हो गया है? हट गया है। चलिए, अच्छा, इसके बाद बात करेंगे। तो देखिए, संपूर्ण भारत के ऊपर जो था, हमने बताया आपको कि जो आईपीसी है वो संपूर्ण भारत के स्थल क्षेत्र पर, जल क्षेत्र पर और स्थल के ऊपर जो आसमान है उस पर भी लागू होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसके बाद मतलब आप कहेंगे क्या? मतलब ये है कि अगर कोई विमान वगैरह अगर भारत के क्षेत्र में ऊपर आकर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उस पर हमारे देश का नियम कानून लागू होगा, उसके हिसाब से हम लोग उस पर दंड वगैरह जो भी प्रक्रिया होगी वो चलाएंगे।
और संपूर्ण क्षेत्र में क्या होता है, अभी हमने कहा है संपूर्ण जल क्षेत्र। तो जल क्षेत्र का मतलब क्या है कि देखिए जल क्षेत्र क्या होता है, भारत के समुद्री तट से समुद्र की ओर, यानी जैसे मान लीजिए ये एरिया है, इधर आपका स्थल है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये इधर स्थल है, ज़मीन, ठीक है, ये स्थल है आपका। इसके बाद ये एरिया जो है वो ये सब इधर की तरफ जल यानी ये समुद्र है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या क्या करेंगे, देखिए तो हमने बताया क्या कि स्थल क्षेत्र से समुद्र की ओर, यानी इस एरिया में समुद्र की तरफ कितना भाई, 22.1 किमी, लगभग 12 नाटिकल मील। कितना, 12 नाटिकल मील। और जो होता है वो 22 किलोमीटर, यानी हमारे जो किनारा होता है समुद्र किनारा, जैसे मुंबई का समुद्र किनारा है, तो वहाँ से लेकर 22 किलोमीटर अंदर समुद्र तक ये भारत का एरिया ही आएगा, ठीक। वह जल क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, भारत के अंतर्गत आता है। जब आप सुनते होंगे कई बार कि भारतीय मछुआरे जो है वो श्रीलंका के सीमा क्षेत्र में घुस गए या फिर पाकिस्तान में घुस गए, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ के जो भारतीय मछुआरे होते हैं उनको ये जो 22.1 किलोमीटर होता है ना, इसी के एरिया तक में मछली मारनी होती है। इसके बाद अगर वो जाएंगे तो वो दूसरे देश में चले जाते हैं और वो कानून का उल्लंघन होता है। जब तक आप उस देश की सीमा से मतलब इजाज़त नहीं मांगेंगे, भैया हमें इजाज़त दीजिए, हम अंदर आना चाहते हैं या कोई कार्य के लिए, तब तक गैर कानूनी माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उस क्षेत्र में जब आप चले जाएंगे तो वो देश आपको अरेस्ट कर लेगा, तो फिर वो अपने आधार पर जैसे उसके यहाँ चलता होगा दंड संहिता या नियम कानून होंगे, उसके हिसाब से वो आपको सज़ा देगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि समुद्री तट पर कितने नाटिकल मील, 12 नाटिकल मील। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किलोमीटर में 22.1 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सर 1 नाटिकल मील में कितना होता है, तो यहाँ मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, आप देख सकते हैं। जल के अंदर की जो दूरी होती है नाटिकल मील में मापी जाती है, और 1 नाटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, यानी लगभग अगर एक्यूरेट पूछेंगे तो 1852 किलोमीटर होता है। आई बात समझ में जी। 1 नाटिकल मील बराबर कितना होता है, याद रखिएगा 1.85, यानी लगभग मान लीजिए 1.25 किलोमीटर, ठीक है, और या 1852 मीटर ये जल के अंदर की दूरी होती है, उसको नाटिकल मील में मापा जाता है, उसको एनएम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वो आपने पनडुब्बी वगैरह भी सुना होगा कि इसका स्पीड इतने नाटिकल मील किलोमीटर प्रति घंटा वगैरह है ना भाई। तो नाटिकल मील घंटा है, तो नाटिकल में दूरी मापी जाती है समुद्र तट की। अब जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप उसके बारे में समझ लीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैंने यहाँ पर लिखा है, उसे देख लीजिए कि आईपीसी वहाँ तक लागू होती है, मैंने बता दिया 22 नाटिकल मील तक, ठीक है, यानी 12 नाटिकल मील या 22.1 किलोमीटर तक तो आईपीसी लागू होती है। फिर आपके पास प्रश्न हो गया, सर उसके बाद किसका होगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे समझिए यहाँ श्रीलंका है, इधर भारत है, ठीक है। अब 22 किलोमीटर इसका इधर हो गया, इधर इसका हो गया। अब इधर तो भाई इधर थोड़ा सा द्वीप वगैरह है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी इधर 22 किलोमीटर छोड़ दे, इस देश के लिए, इस देश के लिए, इस देश के लिए, तो ये जो बीच का एरिया आता है या इस पर क्या लागू होता है, तो हम आपको बता दूं यहाँ पर क्या लागू होता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है। 12 नाटिकल मील के बाद जो क्षेत्र बचता है समुद्र का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मतलब अगर वहाँ पे कोई जुर्म या कोई भी गुनाह वगैरह होता है, अपराध कोई होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा, ठीक है। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो हमारे यहाँ हुआ था कि इटली के जहाज़ पर, जो जहाज़ का नाम क्या था, एनरी कालेक्सी, ठीक है, एनरी कालेक्सी नाम था, और वो नामक जहाज़ था, ठीक है। उसमें 2 इटली के नाविक थे, ठीक है, और वह तमिलनाडु के 2 नाविक मछुआरों को गोली मार देते हैं, ठीक। तो इस पर क्या होगा, जहाज़ इटली का भले था, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पर तमिलनाडु के 2 मछुआरों को जो होते वो गोली मार देते हैं। जब ये जहाज़ हमारी सीमा में आ गया था, तो यह इस पर कौन सा केस चलेगा, इस पर आईपीसी के आधार पर केस चलेगा, याद रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते कि इटली का जहाज़ था तो इटली वालों के पास केस जाएगा, जी नहीं, हमारे सीमा क्षेत्र में आया है, इसलिए हम अपने हिसाब से केस चलाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, अब पहला धारा हो गया। पहले धारा में बस इंपॉर्टेंट क्या था उसे देख लीजिए। धारा में बस ये था कि शीर्षक जो है, यानी जो भारतीय दंड संहिता के नाम से जो शीर्षक है हमारा आईपीसी 1860 है, वह पूरे भारत में लागू होता है। पूरे भारत का मतलब किससे था, हमने आपको बता दिया। तो पूरे भारत का तात्पर्य था कि संपूर्ण भारत का स्थल क्षेत्र, जल क्षेत्र और उसके ऊपर आसमान जो है वो, उस पर क्या होता है, आईपीसी हमारा लागू होता है। और जो बात करेंगे जल क्षेत्र की, तो जल क्षेत्र में 12 नाटिकल मील, जिसको हम किलोमीटर की बात करेंगे तो 22.1 किलोमीटर, ठीक है भाई। सब बातें समझ में आ रही है, ठीक है। जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं ना तो लाइक करते हैं, जो भी चीज़ें होती है इस पर थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। तो हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो शेयर करें,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए, अब पहली धारा हो गई, अब बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 क्या होता है कि संपूर्ण भारत के अंदर किए गए अपराधों का दंड भारत में या विदेशी अपराध भी दंडी होते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मतलब आईपीसी कहाँ कहाँ लागू होती है मैंने आपको बता दिया, संपूर्ण भारत के अंतर्गत। बहुत अच्छी बात। तो जो भारत के अंतर्गत हैं, जैसे ये एरिया मान लीजिए, जैसे ये एरिया एक हमारा है और इसके अंतर्गत ये पूरा एरिया हमारा भारत है, ये आपका इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर अगर कोई भी अपराध होगा तो उस अपराध को आईपीसी के द्वारा ही हैंडल किया जाएगा, यानी उस पर आईपीसी लागू होगी, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह विदेशी व्यक्ति हो। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति है और वो अपराध करे तो वो अपने देश में जाएगा तब केस चलेगा, जी नहीं। अपराध का जो क्षेत्र है वो भारत है, इसलिए उस पर आईपीसी लागू होती है, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक होगा। ठीक है, अपवाद की बात करेंगे, मतलब विदेशी अपराधी जो होते हैं वो भी यहाँ दंडित होते हैं। कोई विदेशी, जैसे आप सुनते होंगे कि कोई ड्रग्स लेकर आया, कोई दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई वगैरह करते हैं, तो वो सब भी। ठीक है, चलिए, अच्छा, अपवाद की बात करेंगे तो अपवाद को देख लीजिए ध्यान से। अपवाद जो है एक प्रसिद्ध केस है, इम्पोर्टेंट केस, और ये प्रश्न पूछा भी था। मुबारक अली बनाम बॉम्बे राज्य 1957 में, ये प्रमुख केस है। देखिए, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसपे केवल केस ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा केसों के बारे में भी पूछता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कौन सा था केस भाई, मुबारक अली बनाम बॉम्बे राज्य, अब उसे मुंबई बोलते हैं, पहले बम्बई बोलते थे। ठीक है, ये केस क्या प्रमुख था इसमें, देखिए, यह केस ये था कि इस केस में मुबारक अली जो व्यक्ति था वह कराची का निवासी था। इस केस में मुबारक अली कराची का व्यक्ति बॉम्बे के एक व्यापारी को 5 लाख रुपए लेकर चावल देने का वादा करता है। समझिएगा ध्यान से, कोई पाकिस्तानी व्यक्ति था, उसने यहाँ के एक बम्बई का एक व्यक्ति था, उसको फ़ोन करता है और उससे 5 लाख रुपए लेकर चावल देने का वादा करता है, लेकिन पैसा तो ले लेता है लेकिन चावल देता नहीं है। और वो बाद में उसे कहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है, लंदन से गिरफ़्तार किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर आईपीसी के तहत सज़ा दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आईपीसी क्यों लगा, क्योंकि मुबारक शाह तो हमारे यहाँ तो था नहीं, मुबारक अली, वो तो भाई गिरफ़्तार किया गया दूसरी जगह। तो इस पर क्या था मैं आपको बता दूं पहले ही, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो हमारे यहाँ व्यक्ति था, वह जिसके साथ अपराध हुआ था, यानी जो व्यापारी था, वह भारत के अंतर्गत बिलोंग करता था। तो यानी अपराध जो हुआ था, ध्यान दीजिए, अपराध जो हुआ था वह अपराध कहीं ना कहीं भारत के अंदर हुआ था। और हमने अभी बात की कि जो भी केस हैं, जो भी अपराध है, अगर भारत के क्षेत्र, सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो उस पर आईपीसी के तहत ही मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसलिए मुबारक अली जो थे उनको आईपीसी के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। ठीक है चलिए, और उसमें लिखा है कि जैसे अब एक बात और सुनिए, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास भारत की संपत्ति है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो, जैसे विदेशों में कोई है, हमारे यहाँ जो अम्बेसी होती है, इंडियन एम्बेसी होती है, जैसे कोई भी देश में ले लीजिए, अगर उस पर कोई हमला करता है तो उस पर भी आईपीसी ही लागू होगा, क्योंकि वह भारत की ही संपत्ति है। तो भारत की संपत्ति मतलब भारत का अधिकार क्षेत्र हुआ, और भारत के जितने भी अधिकार क्षेत्र होते हैं उन सभी अधिकार क्षेत्रों में मैंने पहले ही बता दिया कि आईपीसी लागू होती है। इसलिए विदेशों में जितने भी दूतावास है, अगर उस पर कोई भी हमला होता है, अपराध होता है, किसी प्रकार का षड्यंत्र होता है, तो उस पर आईपीसी के तहत ही मुकदमा चलाया जाएगा, यानी उस पर आईपीसी लागू होती है, अर्थात उसे भारत सजा देने का हकदार रखता है, हक रखता है। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है कि पुर्तगाल में, याद रखिएगा, वर्तमान में, उस समय तो था लेकिन वर्तमान में पुर्तगाल जो है और लंदन के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। ठीक है, प्रत्यर्पण संधि का मतलब क्या होता है, प्रतिधन अर्पण। ठीक है, यण संधि है। प्रतिधन अर्पण का मतलब ये होता है कि अगर भारत अगर लंदन से कहेगा, चाहे पुर्तगाल से कहेगा, तो कोई भी अपराधी अगर यहाँ से अपराध करके लंदन भाग जाता है, चाहे पुर्तगाल भाग जाता है, तो उसे अगर भारत कहेगा तो वो उनको क्या करेंगे, अर्पित कर देंगे, यानी हमारे यहाँ भेज देंगे, क्योंकि हम दोनों को जो है समझौता हुआ है प्रत्यर्पण के लिए। और उसी तरह अगर पुर्तगाल कोई यहाँ गुनाह करके आ गया तो भारत से अगर वो कहेगा तो भारत भी उन्हें वापस भिजवा देगा।
ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि अपराध का स्थल भारत में है तो अपराधी को आईपीसी के तहत सज़ा दी जाती है। इसी तरह मुबारक को सज़ा दी गई। मैंने पहले ही बता दिया कि अपराध का स्थल जो था वो क्या था, भारत था। आप कहेंगे कहाँ, तो भाई मुबारक जो मुबारक अली जो थे वो भारत के जो गुजरात के बम्बई के जो व्यापारी थे उनको ठगा था उन्होंने, तो अपराध तो बम्बई में हुआ था, ठगी का शिकार तो यहाँ हुए थे ना, तो इसलिए ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा। ऐसे ही होता है, प्रश्न आते हैं कि जैसे मैंने दिया ना, बताया भी कि मुबारक जो अली थे वो एक व्यापारी को ठग दिए, तो कैसे उन पर कौन सी धारा के अंतर्गत केस चलाया गया, तो बस यही है, तो धारा 2 के अंतर्गत ही चला गया। ठीक है, लिखा है कि यदि धारा 3 है, धारा 3 देखते हैं भाई। लिखा है यदि कोई भारतीय विदेश में जाकर ऐसा कोई कृत्य करता है जो भारत में अपराध है परंतु विदेश में वह कृत्य अपराध नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को आईपीसी के तहत भारत में केस चलाकर दंडित किया जाता है। जैसे 497, समझिएगा ध्यान से, 497 यानी विवाहेतर संबंध जो है भारत में अपराधी प्रवृत्ति है। ठीक है, अब इसको हटा दिया गया है शायद। 497 मतलब विवाहेतर संबंध जो होते हैं विदेशों में इसे अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन अगर कोई विदेश में कर दिया, करने के बाद फिर भारत आ गया, तो भारत आने के बाद उसके ऊपर इस धारा के अंतर्गत केस चलेगा और केस चलाकर उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अच्छा। इसके बाद धारा 4 कहता है, धारा 4 ये कहता है कि भारतीय नागरिक के द्वारा विदेशी धरती पर किए गए अपराध, धारा 4 में कहते हैं, इस बात को बताया गया कि भारतीय नागरिक के द्वारा अगर कोई विदेशी धरती पर अपराध करेगा तो क्या, जैसे कोई भारतीय विदेश में जाकर किसी व्यक्ति की हत्या करके वापस भारत आ जाता है तो भारत में भी उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। क्यों? नोट, इसलिए क्योंकि इस केस में विदेश भारत से अनुरोध करेगा कि उस व्यक्ति की हत्या के लिए सज़ा दी जाए। केस कब चलेगा? जब वह विदेश से वह व्यक्ति, यानी जो भी जिस देश में इसने अपराध करके आया है जो व्यक्ति, अगर वह देश, जैसे मान लीजिए मैं गया लंदन जाकर मैंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद मैं वापस आ गया, तो अगर लंदन के द्वारा भारत से कहा जाता है कि फला व्यक्ति हत्या करके यहाँ से चला गया है, उसके ऊपर केस चलाकर मुकदमा दायर करके सज़ा दी जाए तो सज़ा देगी। ठीक है, दूसरे इसी में है, धारा 3 में ही है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, भारतीय जहाज, जलपोत, जो भारतीय संपत्ति हो, जिसमें भारतीय जहाज कब पता चलेगा, उसके पास भाई भारत का कोई प्रतीक होगा, सिंबल होगा, लिखा है ना भारत का, जैसे भारत का लोगो वगैरह होता है, पर अपराध करता है, चाहे वह देश हो या विश्व के किसी भी समुद्र स्थान पर किया हो, आईपीसी के तहत आएगा। मतलब क्या? मतलब कि जैसे एक जहाज़ है, ठीक है, यह जहाज़ यहाँ न होकर विदेश, कहीं मान लीजिए इटली है, ठीक है, इटली के समुद्र में है, और यह जहाज़ एयर इंडिया का है, ठीक है, वहाँ पर है, और एयर इंडिया के विमान के अंदर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उस पे केस आईपीसी के तहत चलेगा। इसलिए क्योंकि वह संपत्ति भारत की है, तो संपत्ति के अंतर्गत अगर अपराध होता है तो भारत आईपीसी के द्वारा ही उस पर दंडित करेगा। तीसरा लिखा है इसमें, इसी धारा में ही है, धारा 4 में ही है, ठीक है। धारा 4 में पहली 3 सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन मैंने बताया कि वह भारतीय नागरिक विदेशी धरती पर अपराध करता है, कोई भारतीय नागरिक अगर विदेश में जाकर भी अपराध करता है तब भी उसे सज़ा मिलेगी। दूसरा था कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, अगर वह भारतीय संपत्ति के ऊपर अपराध करता है, जैसे किसी प्लेन के अंदर ले जाकर किसी व्यक्ति को छुरा मार दिया आपने, जो प्लेन भारत का है, तो उस पे ऊपर भी आप आईपीसी चलेगी, चाहे वह भारतीय रहेंगे तब भी और विदेशी रहेंगे तब भी। अगर हमारे प्लेन के अंदर, भारत का प्लेन है, इटली में है, और 2 इटली के व्यक्ति अंदर गए गुंडे, और अंदर जाकर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी, तब भी उस पर आईपीसी का मुकदमा चलेगा। ठीक है, और इसमें फिर तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात लिखा है, विश्व का कोई भी व्यक्ति कहीं से भारतीय क्षेत्र में स्थित सरकारी या प्राइवेट संस्था व्यक्ति कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है, हैक करने की कोशिश करता है, तो वह आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। यह आईटी एक्ट 2000 में कहा गया है। ठीक है, यानी इसमें यह भी बोला गया विदेश से भी अगर कोई व्यक्ति चाहे भारत के कंप्यूटर को, मोबाइल को हैक करता है, तो यह भी क्या है, एक दंडनीय अपराध है जो आईपीसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अब इसमें जैसे भारत के कंप्यूटर को कोई अगर विदेश में बैठ कर हैक कर लेता है तो यह भी अपराध होता है। ठीक है, इस पर भी आईपीसी के तहत मुकदमा चलता है। ठीक, चलिए अच्छा, इसके आगे धारा 5, ठीक है, धारा 5, आज धारा 5 तक ही पढ़ेंगे। धारा 5 में क्या है भाई? धारा 5 में है
कि कुछ कानूनों पर इस संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ कानून का मतलब क्या, आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। अध्याय 7 में होगा, उसमें जैसे आर्मी उर्मी होते हैं ना लिखे इसमें कि जैसे आर्मी सैनिक विद्रोह करता है तो उस पर आईपीसी लागू नहीं होती, बल्कि उस पर आर्मी नेवी एयरफोर्स का कानून मान्य होता है। यानी जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आर्मी में है, बीएसएफ में है, ठीक है, और जैसे बीएसएफ में अभी कुछ दिन पहले एक थे जिन्होंने खाने की शिकायत की थी, तो उनके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होती है, बल्कि उनके ऊपर वह आर्मी का जो कानून होगा, जो भी भारतीय सेना का जो कानून होगा उसके हिसाब से, इसीलिए जो भी ऐसे अपराध होते हैं उनका कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ कानून जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धारा इसे याद रखिएगा कि किस धारा के अंतर्गत कुछ कानूनों पर आईपीसी लागू नहीं होती है और कौन कौन से ऐसे कानून जिन पे लागू नहीं होती है, तो हम आपको सीधे बता दें। वह जो है वो कोई भी होती है, लेकिन वह आर्मी नेवी का जो कानून होता है या एयरफोर्स का कानून होता है उसके ऊपर हमारी आईपीसी लागू नहीं होती है, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए भाई तो जल्दी से जल्दी सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी बात हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस टेलीग्राम में जाकर मुझे पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न आपको हो मैं उसका अवश्य जवाब दूंगा, ठीक है भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।